बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड। स्टूडेंट्स, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा और उसकी एग्जांपल्स पढ़ी। ऑसिलेशंस के बारे में हमने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस। स्टूडेंट्स, डैम्पिंग से मुराद होता है किसी भी फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बॉडी की मोशन में कमी आना। डैम्पिंग को हम रेजिस्टेंस के तौर पर भी समझ सकते हैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस ऐसी ऑसिलेशंस होंगी जिनमें किसी भी वजह से एनर्जी में कमी आ रही हो और ऑसिलेशंस में जो एम्पलीट्यूड है यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन वो कम हो रहा हो। मिसाल के तौर पर झूले में अगर किसी वजह से हम हर वाइब्रेशन पे उसको थोड़ी सी फोर्स के ज़रिए रोकते हैं तो मतलब ये डैम्पिंग हो रही है। वो फोर्स फ्रिक्शन की सूरत में भी हो सकती है, किसी भी सूरत में। तो वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम्स in the absence of any friction or resistance continues indefinitely under the action of a restoring force। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइडियल सिस्टम से मुराद ऐसे सिस्टम्स होंगे जिनमें कोई भी रिएक्शन की फोर्स नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। ऐसे सिस्टम एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, हर जगह फ्रिक्शन मौजूद होती है, लेकिन यहाँ पर हम आइडियल सिस्टम से यही मुराद लेंगे कि जिसमें हम फ्रिक्शन को ज़ीरो समझ रहे हों और कोई भी डैम्पिंग वहाँ पर ना हो रही हो प्रैक्टिकली। लेकिन अमली तौर पर इन ऑल सिस्टम्स, हर सिस्टम से मुराद कोई भी बॉडी हो सकती है, मूवमेंट का सिस्टम हो सकता है, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन, मोशन को रोकती है फ्रिक्शन की फोर्स। सो द सिस्टम्स डू नॉट ऑसिलेट, और इसी तरह सिस्टम्स ऑसिलेट नहीं करते इंडेफिनेटली, लामहदूद वक्त के लिए। मतलब वो ऐसा नहीं है कि हर सिस्टम को अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में लाएंगे तो वो कभी नहीं रुकेगा, वो एक वक्त में रुकेगा। उसकी वजह क्या होगी? रेजिस्टिव फोर्स। द फ्रिक्शन reduces द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम passes। जैसे ही वक्त गुजरता जाता है तो ये जो फ्रिक्शन है ये सिस्टम की एनर्जी को कम करती जाती है। एंड द मोशन इज said टू बी डैम्प्ड, और इस तरह की मोशन को हम कहते हैं डैम्प्ड मोशन। द डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली, प्रोग्रेसिवली से मुराद यहाँ पर हो सकता है वक्त के साथ साथ, या मुसलसल कह सकते हैं आप। रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मोशन एज शोन, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया। देखें स्टूडेंट, सूर्य में मेन पोजीशन से शुरू में देखें एम्पलीट्यूड क्या है? ज़्यादा है, लेकिन ये टाइम एक्स एक्स के अलॉन्ग टाइम लिया गया है। टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड में क्या आती जा रही है? कमी। और एक वक्त आता है जब एम्पलीट्यूड बिल्कुल क्या होता है? मिनिमम। इसी तरह ये जो ग्राफ है ये थोड़ा आगे चलेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अब उसकी एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, और उसके बाद हम इसको डिफाइन कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में हमारे पास शॉक अब्जॉर्बर्स। आप सब लोग गाड़ियों या बाइक के शॉक अब्जॉर्बर से किसी न किसी हद तक वाकिफ होंगे। शॉक अब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। A shock absorber consists of a piston moving through a liquid such as oil। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो ब्लू कलर का हमें नज़र आ रहा है ये एक ऑयल हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा लिक्विड जो हीट एब्जॉर्बेंट हो। द अपर पार्ट ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर इज firmly attached to the body of car। गाड़ी या कार के जो मेन बॉडी है उससे इसका अपर एंड क्या कर दिया जाता है? अटैच, फिक्स कर दिया जाता है। firmly से मुराद यहाँ पर मजबूती से। when the car travels over a bump on the road the car may vibrate violently। अगर कोई जंप आ जाता है रोड के ऊपर तो कार को बेतरतीब सी वाइब्रेशन का सामना करना पड़ सकता है जंप से। लेकिन ये क्या करते हैं? शॉक एब्जॉर्बर अपर एंड गाड़ी के साथ और लोअर एंड एक्सल के साथ, और ये क्या करते रहते हैं? वाइब्रेशन इस तरह। ओके, उसके बाद द शॉक एब्जॉर्बर डैम्प करते हैं, रोकते हैं दीज वाइब्रेशन, इन वाइब्रेशन को, एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल। इससे क्या हो जाता है? ऑयल हीट अप हो जाता है। दस इस तरह पता चला
The oscillations of a system in the presence of some resistive force are called damped oscillation. तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हमने सबसे पहले देखा कि डैम्प ऑसिलेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी, उसके बाद हमने थोड़ा सा कंसेप्ट लिया कि डैम्पिंग में किस तरह जो है वो बॉडी मोशन को रोक देती है रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, प्रोग्रेसिवली जो है उसकी एनर्जी कम होती जाती है। इसी तरह उसके बाद हमने उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल एक देखी, शॉक एब्जॉर्बर। इसकी आप और कई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ले सकते हैं, जिस तरह झूला है वो थोड़ी देर बाद खुद ही रुक जाता है। ठीक है, आप किस चीज़ को थोड़ी देर के लिए वाइब्रेट करवाते हैं तो वो एयर फ्रिक्शन या किसी और फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी देर बाद रुक जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने शॉक एब्जॉर्बर को एक्सप्लेन किया हुआ है। शॉक एब्जॉर्बर में हमारे पास एक पिस्टन होता है जो कि एक ऑयली सिलेंडर के अंदर मूव करता है, और उस पिस्टन का जो एंड है वो हम गाड़ी के या बाइक के एक्सल के साथ फिक्स करते हैं, और उस पूरी जो शॉक एब्जॉर्बर की मेन बॉडी है उसका एक एंड कार की बॉडी के साथ अटैच कर दिया जाता है, और ये वाइब्रेशंस के ज़रिए ऑयल हीट अप होता है, और जो सारी वाइब्रेशन वाली एनर्जी है वो ऑयल की हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे वो हम एटमॉस्फेयर में वेस्ट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशंस का टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं कि वेव मोशन है क्या। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम वेव की डेफिनेशन पढ़ेंगे, वेव्स की नेचर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, waves play an important role in our daily life. It is because waves are carrier of energy and information over large distances. ये waves की importance बताई जा रही है। Waves require some oscillating or vibrating source. Here we demonstrate the production and propagation of different waves with the help of vibratory motion of objects. Students, यहाँ पर हमें वेव्स की प्रोपगेशन यानी कि उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना, और प्रोडक्शन यानी कि वेव्स पैदा कैसे होती हैं, ये दोनों चीज़ें बताई जाएंगी एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज़ के ज़रिए। एक्टिविटी सबसे पहली जो है उसके मुताबिक, डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल इनटू अ टब ऑफ वाटर एंड मूव इट अप एंड डाउन। द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स which move away from the source. When the waves reach a small piece of cork floating near the disturbance, it moves up and down about its original position while the waves will travel outwards. The net displacement of the cork is zero. The cork repeats its vibratory motion about its mean position. स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है कि एक वाटर टब के अंदर आप, कॉर्क से मुराद कोई भी प्लास्टिक का छोटा टुकड़ा हो सकता है, आप उसकी जगह पर कोई और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक पानी एक जगह पर रख दें, पानी के ऊपर वो तैर पर आएगा, वो वहीं ठहरा रहेगा। लेकिन अगर आप साथ ही वेव्स पैदा करते हैं पेंसिल की टिप के ज़रिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के ज़रिए, तो वेव्स इस कॉर्क तक पहुंचेंगी। स्टूडेंट्स, आप नोट करेंगे कि ये कॉर्क उन वेव्स के नतीजे में सिर्फ अप एंड डाउन मोशन करेगा, राइट लेफ्ट मोशन नहीं करेगा। यानी कि ये आगे या पीछे नहीं होगा, सिर्फ ऊपर नीचे होगा। यहाँ से ये पता चला कि वेव्स के नतीजे में पानी के जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, वो अप डाउन मोशन करते हैं, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, लेकिन आगे की तरफ बढ़ते नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो ये कॉर्क इस टब के एंड तक आ जाता। लेकिन हम साथ में ये भी देखेंगे कि वेव्स आगे चल रही हैं, मतलब वेव्स सिर्फ डिस्टर्बेंस पैदा करने आई थी। ओके, एक्टिविटी नंबर 2 हम देखते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट जो हैं इसके हवाले से और क्लियर हो जाएं। टेक अ रोप एंड मेक अ पॉइंट पी ऑन इट। ठीक है, एक रस्सी ले, उसके ऊपर कोई पॉइंट, ये डॉटेड यहाँ पर छो गया है, यहाँ पर आप उस रस्सी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट बांध सकते हैं जो कि क्लियर हो। छोटा सा कपड़ा हम बांध सकते हैं रेड कलर का, जो कि हमें विजिबिलिटी दे, हमें नजर है कि यहाँ पर ये मौजूद है। टाई, बांध दे वन एंड ऑफ द रोप विद अ स्पोर्ट एंड स्ट्रेच द रोप बाय होल्डिंग इट्स अदर एंड इन योर हैंड। आप एक एंड को दीवार के साथ बांधें, दूसरे एंड को अपने हाथ में रखें। नाउ flipping the rope up and down regularly will set up a waves in the rope which will travel toward the fixed end. अगर आप इस रोप के एक एंड को फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को अप एंड डाउन मूव करवाते हैं, तो इससे वेव्स पैदा होंगी रोप में। द पॉइंट पी ऑन द रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन। तो जिस तरह पानी वाले टब के अंदर हमने देखा कि कॉर्क ने अप एंड डाउन मोशन की थी, यहाँ पर ये जो हमने कोई रेड कलर की ऑब्जेक्ट यहाँ पर अटैच किया होगा या पॉइंट लगाया होगा, वो भी अप डाउन मोशन कर रहा होगा, ना कि राइट लेफ्ट मोशन। द मोशन ऑफ द पॉइंट पी विल बी perpendicular to the direction of the motion of waves, यानी कि जिधर वेव्स जा रही हैं उनके 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर मोशन होगी
इस पॉइंट पी की। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चला कि जो वेव्स हैं उसके दौरान मीडियम खुद ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। स्टूडेंट्स, फ्रॉम द अबव सिंपल एक्टिविटीज़ वी कैन डिफाइन वेव्स। अब हम वेव्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। अ वेव is a disturbance in the medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अ वेव इज डिस्टर्बेंस, वेव डिस्टर्बेंस हो सकती है इन मीडियम, मीडियम के अंदर, विच काजेज जो वजह बनती है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, उस मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन के लिए, अबाउट देयर मीन पोजिशन, मीन पोजिशन के गिर्द, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, फिक्स टाइम में, यानी कि हर वाइब्रेशन के लिए फिक्स टाइम्स होगा। ओके, अब हम टाइप्स या कैटेगरीज की तरफ आते हैं वेव्स की। देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव्स, waves which require any medium for their propagation are called mechanical waves. ऐसी वेव जिनके चलने के लिए मीडियम ज़रूरी हो, मटेरियल मीडियम, एग्जिस्टिव मीडियम, यानी कि कोई चीज़ मौजूद होना लाजमी हो। मैं आपको एग्जांपल से और एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर वाटर वेव्स, वाटर का होना ज़रूरी है, साउंड वेव्स, एयर का होना ज़रूरी है, वेव्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स, तो उनके लिए, इन सब वेव्स के लिए मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आपने ये डेफिनेशंस और एग्जांपल्स लाजमी याद करने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्टूडेंट्स, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको कोई मीडियम नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारे सेलफोन्स के जो सिग्नल्स हैं, इनके लिए कोई भी हमें मीडियम नहीं चाहिए। इस तरह जो हम स्पेस से सिग्नल्स रिसीव करते हैं, रेडियो सिग्नल्स हैं जो, कोई मीडियम नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स, रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्सरे, हीट एंड लाइट वेव्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि वेव्स की डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट्स, फिर हमने उनकी दो मेन कैटेगरीज पढ़ी। ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, depending upon the direction of displacement of medium with respect to the direction of propagation of waves itself, mechanical waves may be classified as longitudinal or transverse. Depending upon the direction of displacement, मतलब इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वेव्स किस तरफ जाती है और मीडियम की मोशन कैसे होती है, वेव्स की डायरेक्शन के हिसाब से। मतलब वेव्स किस तरफ जाती है, मीडियम किस तरफ मूव करता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैकेनिकल वेव्स को डिवाइड किया गया लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स में। स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग, स्प्रिंग, स्लिंकी, स्लिंकी ऐसा स्प्रिंग, स्लिंकी ऐसा स्प्रिंग होता है जो सॉफ्ट हो और उसमें हम दोनों तरह की वेव्स पैदा कर सकते हैं। अभी आप लोगों को जब वेव्स का एनिमेशन दिखाई जाएगी तो क्लियर हो जाएगा। प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्लोर ऑन अ बेंच, fix one end of the slinky with a rigid support and hold the other end in your hand. Now give it a regular push and pull quickly in the direction of its length. स्टूडेंट्स, ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए और थोड़ा सा लेंथी भी होना चाहिए कि आप इसमें वेव्स पैदा कर सकें। अब होगा क्या, आप इसके एक हैंड को फिक्स कर देंगे और दूसरे हैंड से इसको पुश या पुल करेंगे। ये देखें, इसके अंदर इस तरह की वेव्स पैदा होंगी। कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पर स्प्रिंग की जो सर्कल्स हैं, आप कह सकते हैं, उसके कर्व्स कह सकते हैं, किंक्स कह सकते हैं, वो क्लोज होंगे और कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ वो एक दूसरे से दूर होंगे। ओके, अब ये जो एरियाज हैं जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है किंक्स की, इनको हम कहते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पर कम होती है उन्हें रेयरफेक्शन। ओके, अब ये कौन सी टाइप की वेव्स पैदा हो रही हैं स्टूडेंट्स? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स स्प्रिंग के अंदर, स्लिंकी के अंदर।
ओके, अब यहाँ से हमने इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को भी देख लिया। अभी एक और चीज़ देखते हैं, वेव लेंथ। ये जो है वेव लेंथ है, इसे लैम्बडा कहते हैं, लैम्बडा। एक कंप्रेशन से दूसरी कंप्रेशन तक का डिस्टेंस, या फिर आप एक रेयरफेक्शन से दूसरी रेयरफेक्शन तक का डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ये वेव लेंथ कहलाएगा, या लैम्बडा इसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल पढ़ते हैं। अ सीरीज ऑफ disturbances in form of waves will start moving along the length of the slinky। इस तरह की डिस्टर्बेंस कंटिन्यूसली चलेंगी। Such a wave consists of regions called compressions where the loops of the spring are closed, alternating with regions called rarefaction where the loops are spaced apart। जहाँ पर loops क्या है, एक दूसरे से दूर हैं। In the region of compression, particles of the medium are closer together, while the region of rarefaction, particles of the medium are spaced apart। The distance between two consecutive compressions is called wavelength। The compressions and rarefactions move back and forth along the direction of motion of the waves। Such a wave is called longitudinal waves। ये तो उसकी एक्सप्लेनेशन थी और हमने उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से पढ़ा। अब हम उसको डिफाइन करते हैं। In longitudinal waves, the particles of the medium move back and forth along the direction of propagation of waves। ये उसकी डेफिनेशन आ जाएगी longitudinal waves की। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सारी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। फॉर longitudinal waves, longitudinal waves move faster through solid than through gases or liquids। सॉलिड में सबसे फास्टर होते हैं गैसेज और लिक्विड की वजह से। इनकी रीज़न ये है कि जितने पार्टिकल्स क्लोज होंगे उतना वेव्स का ट्रांसफ़र होना आसान होगा, और सॉलिड में सबसे क्लोज होते हैं इसलिए सॉलिड में सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद फर्दर यही बताया गया है कि गैसेस में सबसे कम होता है क्योंकि उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर होते हैं, और लिक्विड में दूसरे नंबर पर, या आप कह सकते हैं कि गैसेस से ज़्यादा लेकिन सॉलिड से कम होता है, क्योंकि उसमें पार्टिकल डेंसिटी सॉलिड से तो कम होती है लेकिन गैसेस से ज़्यादा होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ट्रांसवर्स वेव की तरफ जा रहे हैं। वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव्स। Okay, we can produce transverse waves with the help of a slinky। Stretch out a slinky along a smooth floor with one end fixed, grasp the other end of your slinky and move it up and down quickly। इसी तरह जिस तरह हमने रूप के साथ किया था, उसको एक एंड से बांधा था, एक एंड से अप एंड डाउन किया था, इसको भी एक एंड से बांध देना, एक एंड से अप एंड डाउन करना है। A wave in the form of alternate crust and troughs। crust कहते हैं हाइट को, trough कहते हैं गहराई को। will start traveling towards the fixed end। the crust and the heights the crusts are the heights points, while the troughs are the lowest points of the particle of the medium for the mean position। from the mean position, the distance between two consecutive crust or trough is called wavelength। वहाँ पर हम distance between compression और डिस्टेंस बिटवीन रेयरफेक्शन को वेवलेंथ कह रहे थे, यहाँ पर हम क्रेस्ट या ट्रफ को वेवलेंथ कहेंगे। स्टूडेंट्स, डायग्राम से आपको और ज़्यादा क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा। क्रेस्ट एंड ट्रफ्स मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स। देखिए स्टूडेंट्स, वेव्स इस तरफ जा रही हैं लेकिन क्रेस्ट और ट्रफ किधर मूव करें, ऊपर नीचे। यही है ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी कि पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा लेकिन दाएं बाएं जो है वेव्स की डायरेक्शन हो सकती है, मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर ये वेवलेंथ का भी कंसेप्ट हो जाएगा आपको क्लियर। ये एक क्रस्ट दूसरा क्रस्ट उनके दरमियान डिस्टेंस, और ये क्रस्ट ये ट्रफ्स, और ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ये मीन पोजीशन होगी, ये ऊपर वाला भी एम्पलीट्यूड कहलाएगा, नीचे वाला भी एम्पलीट्यूड। ओके, अब हम इनको डिफाइन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स के केस में द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। वेव्स की प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होती है। स्टूडेंट्स, ये हमने जो डिफरेंस पढ़ा ट्रांसवर्स वेव्स का और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का, उम्मीद है आप सब लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, आज हमने 3 टॉपिक्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं।
स्टूडेंट्स मैं इनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ जो आपने होमवर्क के तौर पर तैयार करने हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जांपल, और यहाँ पर हमने याद रखना है कि किस तरह जो है वो डैम्पिंग रिड्यूस कर देता है एम्पलीट्यूड। द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासेस एंड द मोशन इज said to be damped. The damping progressively reduces the amplitude of the vibration of motion. ओके ये तो इस टॉपिक में से स्टूडेंट्स आपको डायग्राम बनाना भी आने चाहिए। वेव मोशन के बारे में हमने पढ़ा, उसकी दोनों एक्टिविटीज़ आपको याद रखनी है। फिर हम वेव्स की डेफिनेशन की तरफ आए। ओके फिर हमने उनकी दो मेन टाइप्स पढ़ी, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इनकी एग्जांपल। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं याद रखने के लिए। हमने एग्जांपल्स और डेफिनेशन लाजमी तौर पर याद रखनी है। उसके अलावा हम मैकेनिकल वेव्स की फर्दर दो कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पढ़ा, उनकी डायग्राम्स, उनमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की डेफिनेशन भी आ सकती है, किस मीडियम में ज़्यादा स्पीड होती है वेव्स की और किस में कम होती है। और इसके अलावा हमने जो है क्रेस्ट और ट्रैफ के बारे में भी पढ़ा और लैम्डा को भी यहाँ फर्दर डिफाइन किया। स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे आज के टॉपिक, और अब हमने इनमें से जो होमवर्क निकालना है उसको हमने देखना है कि आपने होमवर्क क्या करना है और लर्निंग का काम क्या करना है। स्टूडेंट्स ये सारी डेफिनेशंस आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे और लर्न करने के लिए आपको ये सारी एग्जांपल्स भी आ जाएंगी, डेफिनेशंस भी आ जाएंगी, और आपने डायग्राम बनाना भी सीखना है। ओके हर डेफिनेशन के साथ अगर कोई एग्जांपल्स दी गई हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स पे एंड होने वाली जो डेफिनेशन है ट्रांसवर्स वेव्स की, उसकी जो एग्जांपल बताई गई हैं, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड लाइट वेव्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। तो इस तरह की सारी एग्जांपल्स भी आपने याद करनी है। स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के टॉपिक। उम्मीद है आप सब लोग इसको गौर से सुनेंगे और बुक से कंसल्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसको याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।